जैसे कोरोना से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है, ऐसे ही इनकम टैक्स की उलझनों से बचने के लिए, इनकम टैक्स के नोटिस से बचने के लिए इसके नियमों की बारीकियों को समझना बेहद जरूरी है। इसलिए हम लेकर आते हैं अपना खास शो टैक्स गुरु, और इस बार हमारे खास मेहमान है इस शो में जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो आपके हर उलझनों का काफी आसान भाषा में जवाब देते हैं। इनसे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले आइए जानते हैं कि इस शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। नए और पुराने टैक्स सिस्टम में से किसी एक को चुनने का आ गया है विकल्प। अब आपको हम बताएंगे कि कौन सा विकल्प आपके लिए होगा बेहतर। टैक्स रिफंड या पिछले रिटर्न की गलतियों को सुधारने के लिए आपके पास है एक आखिरी मौका। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आई चिट्ठी का कैसे दे बेहतर जवाब। ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड अनाज पर जीएसटी कैसे लगता है और कैसे चुकाए जीएसटी। इन सारी बातों पर हम बातचीत करेंगे अपने इस शो में। लेकिन इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, हम में, आप में, हर किसी के पास आपके एचआर डिपार्टमेंट से एक ईमेल आ गया होगा अब तक, या फिर आने वाला होगा, कि आप बता दीजिए कि भाई कि आप अगले साल कौन से इनकम टैक्स के सिस्टम में रहने वाले हैं। नए स्लैब में रहने वाले हैं जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, या फिर पुराने स्लैब में रहने वाले थे। जब ये स्लैब की घोषणा हुई थी तो काफी ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन लोग भूल गए। अब जब बारी आई है अपने एचआर डिपार्टमेंट को बताने की, तो हर कोई टेंशन में है कि आखिर कैसे चुने कि नया स्लैब कौन बेहतर है या पुराना स्लैब बेहतर है। हमारे पास कई सारे ईमेल आए, कई फोन कॉल्स आए, ट्विटर पर कई सारे लोगों ने सवाल पूछा। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम सबसे पहले शो की शुरुआत इसी से करें। कोहली साहब, मुझे ये बताइए कि मोटे मोटे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम नए टैक्स स्लैब सिस्टम या फिर पुराने टैक्स स्लैब सिस्टम में से किसी एक को चुनने जा रहे हैं। तो जाएं कहां शुरू हो गया है कि भाई अब इस स्लैब में रहे या उस स्लैब में रहे। देखिए, जब नया स्लैब लाया गया तो उसको सिंप्लीफाई करके लाया गया, सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में लाया गया कि ये सब आपके लिए एक आसान प्रक्रिया खड़ी कर दी जा रही है। आप अपनी जो डिडक्शंस लेते थे, जो दुनिया भर की डिडक्शन थी, 80 फैमिली की थी चैप्टर 6A में, हाउस रेंट अलाउंस था, हाउसिंग लोन था, वगैरह वगैरह, साहब उसको छोड़ दीजिए। अगर आप उसको छोड़ते हैं तो हम आपको एक सिंपल विकल्प दे देते हैं कि 2.5 लाख से आपका शुरू होगा, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख, और इस तरीके से आगे 15 लाख तक के लिए स्लैब बने। पर शर्त रख दी गई कि आप अपनी डिडक्शंस जो लेते हैं उसको छोड़ दीजिए। और साथ में लक्ष्मण ये भी बता दिया गया, जैसा आपने कहा, कि साहब मर्जी है आपकी, आप शुरू में डिक्लेयर कर दीजिए आपके लिए क्या फायदेमंद है। यही नहीं लक्ष्मण, इनकम टैक्स पोर्टल पे इनकम टैक्स फाइलिंग की जब आप लॉग इन करते हैं, वहां पर एक टैक्स कैलकुलेटर भी लगा दिया गया है। देखिए, हम तो टैक्स गुरु में लोगों के सवाल के जवाब देंगे ही, पर अगर कुछ लोग उसको ऑनलाइन जाके चेक करना चाहते हैं तो आप उसमें अपनी इनकम डालिए, वो आपको बता देगा कि यहां जाएं कि वहां जाएं, कौन सा आपके लिए ठीक है, उसमें से निकल के आ जाएगा, आप उसको चूज कर सकते हैं। पर ध्यान, हालांकि मैं चाहूंगा कि छोटे से संक्षिप्त में एक चीज बता दीजिए शरद कोहली साहब, कि आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो नए स्लैब सिस्टम में भी आप इस छूट ले सकते हैं। अगर संक्षिप्त में मुझे बता सके दर्शकों को। तो देखिए, नए स्लैब में तो बहुत ही सीमित है। अगर ATCCD जो कि एनपीएस का बेनिफिट मिलता था, तो ATCCD 2 के अंतर्गत जो वही छोड़ दिया गया है। बाकी उसके अलावा सबका सब आपके हाथ से ले लिया गया। ATC, LIC, NSC, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउसिंग लोन की रीपेमेंट, बच्चों की ट्यूशन फी, जो भी डिडक्शंस थी चैप्टर 6A में, सिवाय ATCCD के बाकी वो सब ले ली गई हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको चूज करते टाइम कि आप जाएं तो जाएं कहां। एक सवाल मेरे पास ये है कि मान लिया जाए किसी शख्स का पिछले कारोबारी साल का पिछले सिस्टम के हिसाब से जाहिर तौर पे TDS कट गया है। अब अगर नए सिस्टम में वो चेंज होकर के जाता है तो पिछले सिस्टम का TDS रिफंड क्लेम कर सकता है कि नहीं हो? जी हां, बिल्कुल। पिछला दोनों साल लक्ष्मण अलग अलग है। पिछले साल का अलग क्लेम होगा। इस साल का तो शुरुआत ही 1 अप्रैल से हो रही है। इसकी रिटर्न हम दर्शकों को याद दिला दें, कहीं कोई भूल ना हो गया, इसकी रिटर्न तो अगले साल फाइल होगी। पिछले साल का आप बिल्कुल ले सकते हैं। दिल्ली से सौरभ जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सौरभ जी, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। अभी मैं एक IT कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अभी 31 मार्च तक जो है मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट करने थे। बट अभी जबकि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से मैं अपने CA को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो अब मुझे लॉकडाउन के बाद जो ऑप्शन है टैक्स स्लैब का, वो न्यू रेजाइम में चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा क्या, अगर मैं पुराने पे अभी करता हूँ तो? सौरभ, अब आपका ऑप्शन भी लॉकडाउन हो गया है लॉकडाउन में, क्योंकि इसमें प्रावधान ही ऐसा है। कोई ये नहीं कि लॉकडाउन के अंदर ऐसा नियम है, वैसे ही
उसमें प्रावधान यह है कि एक दफे जो आपने डिक्लेरेशन दे दी, अगर आपने नए रिजीम की दे दी तो फिर वो पूरे वर्ष नए रिजीम की ही चलती रहेगी। फिर आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग का इंतजार करना पड़ेगा अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं। अब बीच में तो सौरभ जो हो गया सो हो गया, चलने दीजिए इसको ऐसे ही, रिटर्न फाइलिंग का इंतजार कीजिए, देखिएगा आपके लिए जो फायदेमंद हो उस टाइम आप चेंज कर दीजिएगा। तो आपके पास अभी समय है विकल्प चुनने के लिए। अगला ईमेल आया है अहमदाबाद से चंद्रशेखर जी का। ये दरअसल सीनियर सिटीजन है और सालाना ब्याज से आमदनी इनको 12 लाख रुपए होती है। अब ये पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, नए टैक्स सिस्टम में जाएं या पुराने में जाएं? तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए नया स्लैब फायदेमंद है। लक्ष्मण मुझे इजाजत दें आप, तो मैं चंद्रशेखर जी की तरफ से 2 लाइनें बोल दूं कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना करके मैं कुछ कैश बचाता हूं। देखिए वित्त मंत्री जी ने भी यही बोला था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना करके मैं कुछ कैश बचाता हूं, इन्वेस्टमेंट ना करके मैं कुछ कैश बचाता हूं, तभी तो मैं नए स्लैब के गुण गाता हूं। बहुत ही बेहतर आपने फरमाया। मुझे लगता है हर टैक्स पेयर्स के लिए ये ब्रह्म वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए। अगले कॉलर है, ऐसा ही मिला जुला सवाल है उनके पास। ये है दिल्ली से सिया जैन साहब। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? Sir, I'm a salaried employee working as a production manager. My salary is 30 lakhs and my HR is 2,40,000 and I have made investment in PPF that is 1,50,000 and there's a housing loan interest of 1,25,000. So kindly advise which tax regime should I opt for? हाँ सिया, आप इन्वेस्टमेंट भी करती हैं, हाउसिंग लोन भी आपके पास है। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आप जब बोल रही थी तो मैं कैलकुलेट कर रहा था, बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन बोलते हैं ना, तो मैं कर रहा था। मेरे हिसाब से सिया आपको करीब 98,280 का पुराने स्लैब में रहने का फायदा होता है। जो मैंने आपकी फिगर्स नोट करी है उससे 98,280 बहुत बड़ा। और लक्ष्मण, क्योंकि मैंने चंद्रशेखर जी की तरफ से नए स्लैब के लिए लाइन बोली, तो सिया की तरफ से अगर मैं 2 लाइन बोलूं तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर टैक्स आज भी बचता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर टैक्स आज भी बचता है, तभी तो साहब मुझे पुराना स्लैब जचता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कोहली साहब हमारे बिल्कुल आज जो है कवि के मुद्रा में हैं और इस वजह से सारी बातें काफ़ी दिल से कह रहे हैं, जो आपके पॉकेट पर भी काफ़ी गहरा असर डालेगा। तो इनकी बातों को गंभीरता से सुनिए। और सिया जी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं शुरू में सिया जैन साहब बोल दिया, मिस सिया जैन है। मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कोहली साहब से। अगला एक सवाल आया है ट्विटर के जरिए नवीन जी का। ये दरअसल सवाल पूछना चाहते हैं कि इनके पास होम लोन भी है, कार लोन भी है। अब ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, होम लोन कार लोन पे हम टैक्स बेनिफिट लेते हैं, अब नए टैक्स स्लैब में जाएंगे तो ये बेनिफिट खत्म हो जाएगा, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये डिपेंड करता है लक्ष्मण की इनकी इनकम का सोर्स क्या है। क्योंकि कार लोन पर तो आपको याद है कि बेनिफिट पहले भी नहीं मिलता था, होम लोन पे जरूर मिलता था। होम लोन पे जो बेनिफिट मिलता है वो सेक्शन 24B के अंतर्गत 2 लाख तक मिलता है। अब देखना यह पड़ेगा कि राकेश जी की इनकम का सोर्स क्या है। अगर इनकी इनकम का सोर्स बिजनेस है तो कुछ और जवाब होता है, पर मैं मान के चलता हूं कि बिजनेस का नहीं है, सैलरी का है। तो होम लोन का अब अमाउंट कितना है लक्ष्मण, ये देखना पड़ेगा। तो मैं इनको सलाह ये दूंगा कि जो हमने कैलकुलेटर की बात करी, या तो ये अपनी इनकम अगले कार्यक्रम में हमें बता दें, हम कैलकुलेट करके बता देंगे जैसे अभी हमने सिया का बताया, या फिर वो जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग का जो वेबसाइट है उस पर एक कैलकुलेटर लगा है। आप अगर हमें इनकम नहीं बताना चाहते, राज रखना चाहते हैं, तो आप उस पर जाके कैलकुलेट करके आराम से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि बाकी दर्शकों को भी ये बता देना चाहिए कि अगर उनके पास इस तरह का सवाल है तो वो पूरी जानकारी देंगे तो बेहतर और सटीक जानकारी हमारे टैक्स गुरु आपको बता सकेंगे, सटीक गाइड आपको दे सकेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास रिफंड या रिटर्न को लेकर कोई नोटिस आ गया है तो उसका बेहतर जवाब कैसे दें ताकि आपको तुरंत मिल जाए रिफंड। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो टैक्स गुरु और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि इस लॉकडाउन में कई इनकम टैक्स पेयर्स काफ़ी घबरा गए हैं क्योंकि इनके पास इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक ईमेल आ गया है, कुछ चिट्ठी आई है और जैसे इनकम टैक्स विभाग से कुछ आता तो लोगों को चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन चिंता मत करिए, ये दरअसल आपकी सुविधा के लिए किया गया है। ये दरअसल आपके रिफंड को जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाए, इसके लिए इस तरह की चिट्ठियां आई हैं। ऐसे में किस तरह का जवाब दिया जाए, क्या कर सकते हैं, कोहली साहब से पूछते हैं। कोहली साहब, क्या करना चाहिए अगर ऐसे ईमेल आते हैं, जवाब मांगा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि काफ़ी लोगों से ऐसे ईमेल आ रहे हैं?
जी हाँ लक्ष्मण, मैं उनको प्रेम पत्र कहता हूं, कोई प्रेम पत्र, और इस बार तो ये सचमुच में प्रेम पत्र है, क्योंकि आपके रिफंड को बताने के लिए आ रहे हैं। सरकार ने ये निर्णय किया कि हम ऐसे काल में, कोरोना काल में, जबकि लोग मुसीबत में, हम रिफंड दें, और 9,000 करोड़ के रिफंड बांटे जा चुके हैं। करीब करीब 14 लाख टैक्स पेयर्स को रिटर्न, जिनका 5 लाख से कम का रिफंड है, उनको बांटा जा चुका है। अब हो क्या रहा है कि कुछ लोगों की पुरानी लक्ष्मण डिमांड खड़ी होती है। अब नियम यह है कि अगर पुरानी डिमांड खड़ी है, कुछ सॉफ्टवेयर इस प्रकार का है, तो वो आपसे एक बार पूछता है कि आपने ये डिमांड साहब जमा करा दी है या इस पे कोई आपने स्टे लिया हुआ है, तो हमें आप बता दीजिए। तो वो सेक्शन 245 के अंतर्गत नोटिस आता है। उस नोटिस को पढ़ के घबराइए नहीं, वो आपसे केवल ये पूछ रहा है कि आपकी ये पुरानी डिमांड आप जमा करा चुके हैं या आपने कोई इस कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, CIT अपील से, ट्राइब्यूनल से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो हमें आप उसका प्रूफ भेज दीजिए, तो हम आपका बकाया रिफंड इशू कर दें, जो आपका रिफंड बनता है। अगर आप नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर उस डिमांड को एडजस्ट कर दिया जाता है, उससे आपका रिफंड जीरो भी हो सकता है। ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या हुआ कि आप बता देंगे तो उसके हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना एडजस्ट कर लेगा या फिर आपका रिफंड प्रोसेस कर देगा, तो रिफंड आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो उसमें बहुत चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मालूम है कि जिन्होंने आगे कहीं अपील कर रखा है तो उनको भी रिफंड मिल जाएगा? जी हाँ, अगर आपने अपील कर रखा है और आपके पास अपील का स्टे मिला हुआ है, मतलब आपको डिमांड वो स्टे हो चुकी है, तो आप वो डिमांड स्टे साथ लगाइए, भेजिए। और लक्ष्मण, ये तो हमारे फायदे की बात है, वो रिफंड देना चाहते हैं। सिर्फ सॉफ्टवेयर इस प्रकार का इनकम टैक्स का कि अगर पुरानी कोई डिमांड खड़ी होती है तो वो सेक्शन 245 में नोटिस इशू हो जाता है कि साहब ये डिमांड बता दीजिए, आपने जमा कर दिया, हम बाकी का आपको दे देते हैं। अब आप बाकी का बता दीजिए ना कि आप दे चुके हैं या स्टे लिया हुआ है, तो आपको बड़े आराम से रिफंड मिल जाएगा। ये सचमुच में प्रेम पत्र है लक्ष्मण, ये वैसा कटाक्ष वाला प्रेम पत्र नहीं है। ये सचमुच में प्रेम पत्र है, इससे घबराइए नहीं। और लॉकडाउन में आपको तो सरकार पैसा देने के लिए तैयार बैठी है, तो आपको तो और इसको आगे बढ़ के इसका जवाब देना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मुद्दा वही पुराना है कि नए टैक्स स्लैब सिस्टम में जाए कि पुराने में। दिल्ली से राकेश कुमार जी पूछना चाहते हैं। दरअसल इन्होंने अपनी जानकारी दी है कि सालाना आमदनी इनकी 14.5 लाख रुपए है और इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं किया है। 30,000 रुपए का PF इनका एनुअली कटता है। अब कहते हैं कि हम कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, कोई लोन ले नहीं रहे हैं, सिर्फ PF में पैसा कटता है, तो हमें क्या करना चाहिए? नए में जाएं कि पुराने में रहें? आपने जो नंबर्स बताए, और मैं पेन का भी अगर इस्तेमाल ना करूं, कागज का भी इस्तेमाल ना करूं, मुझे लग रहा है आपके लिए नया स्लैब फायदेमंद रहेगा। वो इसलिए लक्ष्मण लग रहा है क्योंकि इन्होंने PF में इनका 30,000 कटा है और एक इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, और कुछ तो इन्होंने तो जितनी जानकारी राकेश जी आपने हमें दी है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है आपके लिए साहब नया स्लैब ही बढ़िया है। नए स्लैब में चले जाइए। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा हो, कैलकुलेटर में डाल के देखिए, फिर भी डाउट हो तो हमें पूरी डिटेल्स अपनी सैलरी की भेजिए, हम एक बार और कंफर्म कर देंगे। पर अभी जो आपने बताया उसके हिसाब से मुझे नया स्लैब आपके लिए बढ़िया लग रहा है। हाँ, चूंकि इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी भी सेक्शन का ये फायदा उठा नहीं रहे हैं, तो इनके पास नया स्लैब ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो पेचीदगियां, उलझनों से बचे रहेंगे और इन पर टैक्स का बोझ भी कम पड़ेगा। अगले कॉलर है दिल्ली से प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, प्रदीप शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। सबसे पहले मैं शरद जी और लक्ष्मण जी, आप सब लोगों को, टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो टैक्स की सुविधा इतने अच्छे से समझाते हैं कि अच्छे अच्छे आदमियों को पता चल जाता है। मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन है, उनको डिडक्शन 80C में 1.5 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 लाख एंड इंटरेस्ट डिडक्शन 50,000 सॉरी, टोटल 2 लाख रुपए का डिडक्शन करने के बाद में 4,70,000 उनका इनकम बनता है, जो कि एग्जेम्प्टेड है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए तक। अच्छा, तो इसके अलावा उनको 17,000 का डेट म्यूचुअल फंड से आफ्टर इंडेक्सेशन और प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता था कि जो 470 प्लस 17 487 तो विद इन लिमिट है, जिसमें कि सुपर सीनियर सिटीजन को एग्जेम्प्टेड है। जी हाँ, तो ये 17,000 रुपए पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? जी हाँ। कोरोना काल में एक खुशखबरी दे देते हैं। पहले तो अपने पिताजी को, वो सुपर सीनियर सिटीजन है लक्ष्मण, 80 साल से ऊपर के हैं, हमारा चरण स्पर्श भी उनको बोलिए। और उनको खुशखबरी ये देते हैं कि 5 लाख क्योंकि लिमिट है सुपर सीनियर सिटीजन्स की, और ये सुविधा है क्योंकि 4,70,000 आपने बताया, 17,000 बाकी डेट म्यूचुअल फंड से जो उनको कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, वो 5 लाख की सीमा में ही काउंट कर लिया जाएगा। उनके ऊपर प्रदीप जी कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप अभी के अभी उनको जाके खुशखबरी दीजिए और हमें बताइएगा उन्होंने कैसे रिएक्ट किया कि टैक्स गुरु से हमें जवाब मिला। वो सामने मेरे बैठे हुए हैं और चलिए, मुझे लगता है कि आप जानने के
वो उत्सुक है जानने के लिए। मैं आपके तुरंत कॉल खत्म होने के बाद उनको बताता हूँ अभी बात, और प्रोग्राम भी दिखाऊंगा उनको। बिल्कुल उनको बताइए। और ऐसे मुश्किल वक्त में भी काफ़ी अच्छी खुशखबरी दी हमारे टैक्स गुरु ने। चलिए, अब इनकम टैक्स से जुड़े सवालों का वक्त अब खत्म होता है। हमारे पास जीएसटी से जुड़े हुए कई सारे सवाल आए हैं। अब चलते हैं जीएसटी के सवालों का जवाब दूर करने के लिए। हमारे पास पहले कॉलर है जीएसटी जुड़े हुए, वह है पटना से संजय कुमार जी। संजय जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन की क्या परिभाषा है और इसका क्या बेनिफिट है, और जीएसटी में कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? जीएसटी जो पेड किया है हमने, उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? जी हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा है कि 45 लाख तक का जो घर है वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आता है। 1 अप्रैल 2019 से वहां पर एक अमेंडमेंट किया गया कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे पहले 5% जो टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था, उसको घटा के 1% कर दिया गया है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जब भी आप किसी बिल्डर से, किसी से भी ले, ध्यान रखें कि वो आपको 1% ही जीएसटी चार्ज करे, 5% ना करे। तो ये एक सुविधा दी गई है अफोर्डेबल हाउसिंग वालों को। प्रधानमंत्री जी की मुहिम है ये कि अफोर्डेबल हाउसिंग का देश में प्रचलन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग के अपने सर पर छत होनी चाहिए। ये अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा क्या होगी? क्या कुछ शर्तें भी अफोर्डेबल हाउसिंग की जो तय की गई जीएसटी के तहत, कोहली साहब? लक्ष्मण, 45 लाख रुपए से अंदर अंदर आपका होना चाहिए। कुछ स्क्वायर फुट, शायद 90 स्क्वायर फुट है, स्क्वायर फुट का भी है, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, पर 45 लाख आप एक बॉल पार्क ध्यान रखें कि अगर 45 लाख रुपए आपका उससे नीचे का है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आ जाता है। उस पर जीएसटी केवल 1% लगेगा। मतलब जो छोटे मझोले घर हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आएंगे, मोटी भाषा में कहें, और उस पर जीएसटी की दर आपको 5% नहीं, सिर्फ 1% लगेगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड अनाज पर जीएसटी की दरें अलग अलग कैसे होती है, उसको कैसे चुकाना चाहिए। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास शो टैक्स गुरु में। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से नरेंद्र पाल सिंह साहब। नरेंद्र पाल सिंह साहब, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। सर, मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र पाल सिंह, चंडीगढ़ से। नमस्कार नरेंद्र जी। नमस्कार जी। सर, मेरा सवाल ये है, मेरा ना फूड गेन का बिजनेस है चंडीगढ़ में जी। हेलो जी हाँ, मेरा फूड गेन का बिजनेस है चंडीगढ़ में। हाँ, बताएं। आवाज आ रही है आप? हाँ जी, अप्रोक्सीमेट टर्नओवर 2 CR प्लस है जी। तो जैसे व्हीट एंड पैडी होता है जी, तो फूड गेन में मुझे जीएसटी रिक्वायर्ड है कि नहीं है जी? नरेंद्र पाल जी, हम आपको खुशखबरी देते हैं, और मुझे पंजाबी में कहूँ तो असी तुहानू खुशखबरी देंगे यहाँ। बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जीएसटी फूड ग्रेन्स पर, जो अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स होते हैं नरेंद्र जी, उन पे जीएसटी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में, एग्जेम्प्ट कैटेगरी का अर्थ है कि उस पर 0% भी रजिस्ट्रेशन भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 23 सीजीएसटी एक्ट का अगर आप रेफर करेंगे, उसमें यह साफ साफ लिखा है कि जो अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स है, मतलब जो खुला आप बेचते हैं, जिसपे कोई ब्रांड नेम नहीं है, उस पर कोई आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि चंडीगढ़ में 40 लाख की रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, पर आपके लिए वो अप्लाई नहीं करती। आप निश्चिंत हो के कारोबार करिए। आजकल तो अन्न वैसे ही बहुत बहुमूल्य है, खूब ट्रेडिंग करिए, कोई आप पे जीएसटी नहीं लगेगा, कोई आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, मुझे लगता है नरेंद्र पाल सिंह साहब को आपने काफ़ी बड़ी खुशखबरी दे दी। और जो जैसा ही कहा कोहली साहब ने कि नॉन ब्रांडेड जो भी फूड ग्रेन है उस पर जीएसटी आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही, और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे टैक्स गुरु का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शो में हम फिर हाजिर होंगे आपके ऐसे ही सवालों का जवाब लेकर के। आपके पास कोई भी सवाल है आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपने ईमेल के साथ आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार।